तो लास्ट सेशन में हमने करा था एनसीईआरटी के क्वेश्चंस यूनिट 4 उसका फर्स्ट लेसन जो था हमारा फैशन डिजाइनिंग के बारे में। ठीक है। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस रिवीजन की सीरीज में फैशन डिजाइनिंग और व्यापार। ये जो मैं सीरीज चला रही हूँ बच्चों, इसमें वी आर ओनली गोइंग टू डील विद जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी की बुक के पीछे। और ये आप सभी को पता होगा कि पेपर एनसीईआरटी की बुक में से ही आएगा। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आपको पता होने ही चाहिए। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं जैसे जैसे एग्जाम आएगा उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बनाती रहूंगी। अगर आपको ये यूजफुल लग रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल वो जो एक घंटी बजी है ना उसको दबाना मत भूलना, ताकि अगला जो अगले लेसन का वीडियो आए तो वो भी आपके पास आता रहे। मैं ये कोशिश करूंगी कि हमारा रिवीजन पेपर से पहले कंप्लीट हो जाए। जिन बच्चों ने पॉल साइंस भी लिया हुआ है, आप इस होम साइंस को रिवाइज अच्छे से करना शुरू करो, क्योंकि पॉल साइंस और होम साइंस के बीच में इस बार एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी, एक भी आपको प्रिपरेशन के लिए ब्रेक नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद ऑल द क्वेश्चंस। सो होम साइंस क्लास 12 फैशन डिजाइनिंग और व्यापार, फैशन डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग। इसका जो एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। अब इसको मैं पूरा अपने वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन के साथ दे दूंगी। लेकिन शॉर्ट में हम एक बार देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहला क्या था, हमने स्टार्ट जब किया था तो हमने ये किया था कि फैशन का जो केंद्र है वो 18वीं शताब्दी में फ्रांस में निकल कर आया था। तो ये स्टार्टिंग थी। और इससे पहले जो था वो फैशन का विकास या फैशन डेवलपमेंट जो है वो रेनेसांस से शुरू हुआ था, जब फैशन को बढ़ावा मिलने लगा और लोग नई चीज़ों को खरीदने लगे। फिर 18th सेंचुरी में फ्रांस जो है फैशन का केंद्र निकला था, और यहाँ के जो लोग थे उन्हें अगर आपको याद हो तो हम कुट्यूरर्स और कुट्यूरे कहते थे। ओके। फिर इसके बाद आया हमारा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, ये देखो अगली जो हमारी स्टेज हमने दिखाई थी वो थी औद्योगिक क्रांति। और इस औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ कि लोगों को मशीन मेड कपड़े मिलने लगे। जो कपड़ा है वो बड़े स्केल पे बनने लगा, और क्योंकि मशीनों का उपयोग होने लगा तो इस वजह से कपड़े जो हैं बाजार में ज़्यादा मात्रा में आने लगे और लोगों को आसानी से मिलने लगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो थी हमारी वो थी सिलाई मशीन का आविष्कार। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज थी जिसमें सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ। और सिलाई मशीन के आविष्कार से क्या फर्क पड़ा था कि सिलाई मशीन के आविष्कार के बाद आसानी से सिलाई होने लगी और सिले हुए कपड़े बनने लगे। जब हाथ से सुई से सिलाई होती थी तो बहुत टाइम लगता था। सिलाई मशीन एक रेवोल्यूशन लेकर आया जिसमें कि मशीन से सिलाई की स्पीड बहुत तेज हो गई। फिर 1849 में एक और ब्रेक थ्रू था जब लेवी स्ट्रॉस ने डेनिम्स बनाए। अगर आपको याद हो तो डेनिम्स क्या थे, उसने जो पैकेजिंग का कपड़ा होता था, जो टेंट का कपड़ा होता था, उससे मजबूत कपड़े बनाए। और ये जो मजबूत कपड़े उसने बनाए ये कैसे थे, बहुत जिनमें बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी। और ये किसके लिए बने थे, वर्कर्स के लिए, जिसमें वो अपने टूल्स और औजार रख सकते थे और वो कपड़े फटते नहीं थे। इनको हम डेनिम्स कहते थे। और डेनिम्स एक अकेला ऐसा कपड़ा है तो तब से आज तक उसी तरह से चल रहा है। फिर 1880 में क्या हुआ, स्कर्ट और ब्लाउज लेडीज का पहनना शुरू हुआ, मतलब एक तरह से मिक्स एंड मैच शुरू हुआ। मिक्स एंड मैच से क्या हुआ, रेडीमेड कपड़े बाजार में आने लगे, रेडीमेड स्कर्ट्स, रेडीमेड ब्लाउज, और लोग जो है उसे मिक्स एंड मैच करने लगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। फिर 19th सेंचुरी में क्या है कि मेले और बाजार बाजार लगने लगे कपड़ों के, और वहाँ पर लोग जो है आसानी से कपड़े खरीदने लगे और वो इजीली उनको उपलब्ध होने लगे। अब वो अपनी चॉइस के कपड़े आसानी से खरीद सकते थे। ये देखो अगर आपको याद हो तो हमने इस तरह से ये पूरी सीरीज बनाई थी, और आप इसे जाकर वापस उस वीडियो में देख सकते हो। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो बेटा, आप ओरिजिनल वीडियो पे जाओ और वहाँ पर उसको देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है वो है फैशन चक्र के विभिन्न स्तरों की पहचान कीजिए और उनको समझाइए। तो अगर आपको याद हो फैशन चक्र क्या होता है, जिस तरीके से फैशन बदलता है, आपने ये तो देखा होगा फैशन कभी एक सा नहीं रहता, कभी प्लाजो आ जाते, कभी लेगिंग्स आ जाती हैं, कभी टाइट जीन्स आ जाती है, कभी शॉर्ट जीन्स आ जाती हैं, कभी लूज, कभी टाइट। तो ये फैशन जो है वो हमेशा बदलता रहता है, और जिस तरीके से फैशन बदलता है उसे हम ज़्यादातर एक चक्र के रूप में या एक साइकिल के रूप में जानते हैं।
और ये जो साइकिल है ये बार बार रिपीट करती है और इस साइकिल में 5 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर क्या होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस वाले वीडियो में भी मैंने आपको ये सब बताया था। फैशन के 5 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर होता है कि फैशन की शैली की प्रस्तुति होती है, जहाँ पर एक डिज़ाइनर एक फैशन को लॉन्च करता है। यहाँ पर क्योंकि ये नया फैशन आता है तो जो कॉमन आदमी है जो फैशन को बहुत ज़्यादा नए फैशंस को फॉलो नहीं करता, ये उनके लिए नहीं होता और ये बहुत महंगा होता है क्योंकि बहुत कम लेवल पर ये मार्केट होता है। फिर क्या होता है, लोकप्रियता में वृद्धि होने लगती है। लोकप्रियता में वृद्धि होती है, जो लोग थोड़े फैशन कॉन्शियस हैं, नए फैशन को अपनाते हैं, वो उस फैशन को लेने लगते हैं और जब वो फैशन लोकप्रिय होने लगता है तो वो ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है। फिर होती है फैशन की पराकाष्ठा। जब यहाँ पर देखो इस वाले में भी आपको दिखेगा, फैशन की पराकाष्ठा में क्या होता है, फैशन जो एकदम पीक पर होता है, नॉर्मल आदमी हम जैसे जो हैं, जो बहुत ज़्यादा फैशन कॉन्शियस नहीं है, वो भी उस फैशन को अपनाने लगते हैं और ये बाज़ार में बड़े आराम से मिलने लगता है। उस जो महँगा फ़ैशन आया था उसकी कॉपीज़ बाज़ार में मिलने लगती हैं। फिर आती है लोकप्रियता में कमी होना। अब इस कपड़े की सेल घटने लगती है क्योंकि लोग इससे बोर होने लगते हैं, देखो। तो नेक्स्ट स्टेज ये है, लोग उससे बोर होने लगते हैं। फिर ये सामान जो है सेल-वेल में बिकने लगता है, लोग अपना सामान जल्दी-जल्दी निकालते हैं और आखिरी क्या है, शैली का परित्याग एवं अप्रचलन। एक स्टेज वो आती है जब सेल में भी आप उस कपड़े को नहीं खरीदते और सेल में भी जाओगे तो आप ये कह दोगे नहीं ये तो पुराना है, अब हम इसको नहीं लेते। अब इससे क्या फ़ायदा होता है फैशन साइकिल से, कि लोगों को पता होता है कि हमें अगर मेरे को कोई सामान बेचना है, तो मैं उसे कब लाऊँगी, जब लोकप्रियता की पराकाष्ठा हो, जब लोग उसे अपना रहे हों। जब वो सेल में हो, जब लोग उसे त्यागने लगें, तो हम उस सामान को अपने स्टॉक में नहीं लाएँगे और इससे पहले कि वो पूरा ही फैशन से चला जाए, हमें उसे सेल-वेल में लगाकर सस्ते दामों पर बेच देना चाहिए। तो ये है फैशन चक्र और उसके विभिन्न स्तर। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, फैशन व्यापार से आप क्या समझते हैं? तो फैशन व्यापार, इसकी एक डेफिनेशन आपको दी गई है जिसको कि मैंने आपको टेबल के फॉर्म में इस डायग्राम से भी समझाया था। ये क्या है? बिक्री बिक्री के प्रोत्साहन के लिए सही समय पर, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है? सही समय पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं सही समय पर, सही स्थान पर, यहाँ सही स्थान भी है, सही मूल्य पर, अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, इसे हम कहेंगे फैशन व्यापार। ठीक है। तो इसमें देखो योजना हम किस चीज की बना रहे हैं, सही व्यापार, सही समय, सही स्थान, सही मूल्य और सही संवर्धन। और ये क्या, इसका रीजन क्या है, ताकि हमें मैक्सिमम लाभ हो सके। बस यही है फैशन व्यापार की डेफिनेशन। अगर आप इस डायग्राम को भी याद कर लेते हो तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। सिंपल था ना ये क्वेश्चन, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपका आसानी से क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, व्यापार के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हम व्यापार में फैशन व्यापार समझते हैं। तो फैशन व्यापार 3 स्तरों पर होता है। ये आपको डायग्राम से मैंने समझाया भी था, अगर आपको समझ में आ रहा हो ये देखो। फैशन व्यापार के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहला स्तर है खुदरा संगठन। खुदरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां। ठीक है। अब ये क्या होता है, जहां पर एक शॉप होती है वो ज्यादातर उसकी जो गतिविधियां हैं वो अपने ही लेवल पर ले लेता है, सामान खुद ही खरीदता है और सामान खुद ही बेचता है। इसे हम कहते हैं खुदरा संगठन। फिर आता है हमारा क्रय एजेंसियां, जहां पर हम सामान खरीदने के लिए एजेंसी का इस्तेमाल करते हैं। हम किसी एजेंसी को ऑर्डर देते हैं और हमारे ऑर्डर के अनुसार वो सामान बनवाकर हमें दे देता है। यह है क्रय एजेंसी व्यापार। फिर आता है तीसरा निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां। जब कोई हमें सामान कंट्री से बाहर, देश से बाहर भेजना होता है या वहां से मंगवाना होता है, तो क्रय एजेंसी का भी इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर जो क्रय एजेंसी है वो हमारे देश से बाहर के लिए काम करती है। तो जो देश का बाहर वाला व्यक्ति है वो एक एजेंट को ढूंढता है, वो एजेंट फिर जो सामान बना रहा है उसको ढूंढता है और दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है। तो ये हमारे व्यापार के, फैशन व्यापार के 3 स्तर हैं, खुदरा संगठन, क्रय एजेंसी और निर्यात उद्यम। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये 1.5 नंबर का, 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और अगर 2 नंबर का आएगा तो आप इसकी एक-एक लाइन और एग्जाम्पल दे सकते हो। उसी तरह से फैशन व्यापार जो है ये ज़्यादातर 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा या फिर इसकी डिटेल्स पूछी जाएंगी। फैशन चक्र, ये अगर आपको याद हो तो प्री बोर्ड में भी आया था, इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी। जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा आप उसकी डिटेल्स उतनी ज़्यादा देंगे, उसके एग्जाम्पल्स दे सकते हो।
एग्जाम्पल्स के साथ डेफिनेशन भी दे सकते हो। एक नंबर की डेफिनेशन भी हो सकती है। अगर आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर की डेफिनेशन और 2 नंबर के पॉइंट्स, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। और ये जो है प्रमुख विकास, ये ज़्यादातर तो आपका 2 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, इससे बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसकी नहीं मांगी जाती। फिर हम आते हैं वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव। ये मैं आपका नेक्स्ट लेसन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। मैं छोटे-छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको रिवीजन आसान हो। ये थे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। फिर अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन के साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी। टिल देन बाय बाय। बाय बाय से पहले अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और इनको लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। अपनी कॉपी लेके बैठो और इसे लिखते जाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।